सेकंड पार्ट में हम सबसे पहले प्लूटो को पढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं प्लूटो से क्या क्या सवाल आए हैं आपके। देखिए, बड़ा प्रश्न आया है, प्लूटो के साम्यवाद का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब हमें ये पता होना चाहिए कि प्लूटो का साम्यवाद क्या था। जब हम प्लूटो के विचारों को जानेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि प्लूटो फासीवादी था या नहीं था। प्लूटो के शिक्षा के सिद्धांत के बारे में पूछ लिया प्रश्न। प्लूटो के आदर्श राज्य की अवधारणा के बारे में प्रश्न पूछ लिया, यानी प्लूटो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये स्लाइड आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। और प्लूटो ने जो रचनाएं वगैरह की है उनमें किस तरीके से आदर्श राज्य की अवधारणा दी उन्होंने। तो जो प्लूटो था वह सुकरात का शिष्य था। सुकरात भी एक बहुत बड़े दार्शनिक थे और सुकरात के शिष्य थे प्लूटो। और प्लूटो ने जो अपनी रचना यानी अपनी जो किताब लिखी उसका नाम रिपब्लिक था। इस रिपब्लिक में उन्होंने आदर्श राज्य की स्थापना के बारे में बताया कि एक आदर्श राज्य किस तरीके का राज्य हो सकता है। मतलब ये उस जमाने की बात है जब लोग या दार्शनिक ये सोचते थे कि जैसे कोई स्टेट है, जैसे कोई राज्य है, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, ठीक है, इस तरीके से पहले जो यूरोप में राज्य थे जैसे यूनान, एंथेस और जैसे जर्मनी, इटली, तो उस समय के जो ये राज्य थे उस राज्य की संरचना कैसी होनी चाहिए, उस राज्य का मतलब उसमें राजतंत्र होना चाहिए या प्रजातंत्र होना चाहिए, या वहाँ के लोगों को कैसा जीवन यापन करना चाहिए, इसकी रचना करी थी प्लूटो ने। उस रचना को उन्होंने रिपब्लिक में दर्शाया था। तो जो प्लूटो थे वो सुकरात को क्या है, मृत्युदंड दे दिया था। और सुकरात के मृत्युदंड से दुखी होकर वो जो लोकतंत्र है यानी आज का जो गणतंत्र है उसके विरोधी हो गए थे वो। अब जब वो गणतंत्र के विरोधी हो गए और अपने गुरुजी की हत्या को उन्होंने देखा तो उन्होंने गणतंत्र से जस्ट अपोजिट जो संरचना थी यानी जो राजतंत्र का जो सिस्टम था उसके बारे में उन्होंने बात की। तो प्लूटो ने जो रिपब्लिक समाज बनाया यानी उन्होंने जो आदर्श समाज बनाया उसमें उन्होंने कल्पना की थी कि आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें 3 तरह के लोग हो। यानी उसमें आम आदमी हो, आम आदमी को हम व्यापारी भी कह सकते हैं जो बिजनेस करते हैं, और उसमें दूसरे जो वर्ग के लोग हैं वो सैनिक हो, और तीसरे वर्ग के लोग संरक्षक हो। तो जो संरक्षक होंगे वो राजनीति करेंगे राज्य में, ठीक है, सैनिक रक्षा करेंगे और आम आदमी यानी ये व्यापार करेंगे जिससे बिजनेस होगा, जिससे जो राज्य होगा या समाज होगा उसको पैसा हासिल होगा ताकि राज्य की जो इकोनॉमिक व्यवस्था है वो चलती रहे। तो प्लूटो ने ये कहा कि देखिए, प्रत्येक जो राज्य है या प्रत्येक जो प्रजातांत्रिक समाज है, लोकतांत्रिक समाज है, उसमें भ्रष्टाचार होता ही रहता है। आज भी कई सारे लोकतंत्र दुनिया के उनमें भ्रष्टाचार मौजूद है। तो प्लूटो ने ये सोचा उस समय कि अगर भ्रष्टाचार को रोकना है तो एक ऐसा समाज बनाना होगा जिसमें निजी संपत्ति नहीं होगी। आज आपके पास, मेरे पास मान लो घर है, मकान है, ज़मीन है और पेट्रोल पंप्स हैं, ये सारी जो हमारी जो संपत्ति है ये निजी संपत्ति की श्रेणी में आता है। तो प्लूटो कहता है कि निजी संपत्ति होगी ही नहीं ऐसे इस रिपब्लिकन समाज में, यानी मेरा जो आदर्श समाज है जिसकी मैं कल्पना कर रहा हूँ उसमें निजी संपत्ति नहीं होगी और ना ही परिवार होगा। आदमी भ्रष्टाचार किसके लिए करता है? अपने परिवार के लिए। और उसके परिवार भ्रष्टाचार करके वो परिवार के लिए क्या करता है? पैसे जमा करता है। पैसे से क्या होता है? संपत्ति खरीदी जाती है। प्लूटो के आदर्श समाज की जब आपको रचना करनी होगी तो आपको ये सारी बातें लिखनी होगी जो मैंने अब तक बोली है, यानी शुरू से लेकर अब तक जो मैंने बोला है वो प्लूटो का आदर्श समाज होगा। और अगर आपके ये सवाल आए कि प्लूटो का साम्यवाद क्या है तो आपको उसका भी आंसर यही लिखना है, ठीक है। टॉपिक बना के लिखने हैं और सारी संरचना आपको बनानी है। इसको ऐसा लिखना है जैसे मान लो आपने ये आ गया कि प्लूटो के समाज में 3 तरह के लोग होंगे। पहला लिख दिया आपने आम आदमी या व्यापारी, दूसरा लिख दिया आपने सैनिक, और तीसरा लिख दिया आपने संरक्षक। अब आम आदमी या व्यापारी के ऊपर ही आपको कम से कम 4 या 5 लाइनें लिखनी है कि भाई प्रत्येक समाज में, प्रत्येक राज्य में
व्यापारियों का होना, आम आदमियों का होना ज़रूरी है, क्योंकि आम लोगों से ही कोई भी राज्य बनता है। ठीक है, व्यापार करने से ही कोई राज्य चलता है, क्योंकि आर्थिक संपत्ति वगैरह इसी से हासिल होती है। फिर दूसरा टॉपिक डाल दिया आपने सैनिक। फिर आप लिखोगे कि भाई किसी भी ज़माने में किसी भी देश पर आक्रमण होते ही रहे हैं। ठीक है, उस ज़माने में भी सैनिकों के आक्रमण का भय हमेशा बना रहता था, तो राज्य की रक्षा के लिए सैनिकों का होना ज़रूरी था। तो प्लेटो ने भी सैनिकों की एक वर्ग बनाया अपने आदर्श राज्य में। प्लेटो के समाज में जो तीसरा जो वर्ग था वो संरक्षक था। संरक्षक ही राजनेता होते थे। देखिए, किसी भी राज्य को चलाने के लिए राजनीति करने वाले यानी नेता लोग ज़रूरी है। तो नेतागणों की सहायता से आज भी यानी कोई लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो, राजनीति करने वाले लोगों से ही कोई राज्य सफल होता है, चलता है। ठीक है, तो उसके समाज में जो तीसरा वर्ग है संरक्षक, वो राजनेता होंगे। और राजनेताओं को उन्होंने क्या कहा है कि वो वंशानुगत होंगे, यानी अगर कोई राजा है तो उसका बेटा राजा बनेगा प्लेटो के हिसाब से। और यही प्लेटो का साम्यवाद भी है। इस तरीके से आपको एक एक चीज़ को लिख के बड़ा सारा लिखना है कॉपी में। ठीक है, प्लेटो के आदर्श समाज की आलोचना करनी है। फिर आपको प्लेटो ने जो आदर्श समाज बनाया वो सैन्यवाद की तरह बनाया है। ठीक है, प्लेटो के आदर्श समाज में एक ऐसा तानाशाह शासक पैदा हो सकता है, ठीक है, जो पूरे राज्य को अपने कंट्रोल में ले लेगा। ठीक है, और ज़बरदस्त तानाशाही करेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो संरक्षक होगा या जो राजनीति करने वाला नेता होगा वो वंशानुगत होगा, उसको अपनी गद्दी जाने का डर नहीं रहेगा। इसलिए प्लेटो ने तानाशाही का समर्थन किया है। उसके अनुसार राज्य ही सब कुछ है। ठीक है, उन्होंने नागरिकों के अधिकारों के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं की है। नागरिकों के अधिकारों के वो हनन की बात करता है प्लेटो। ये प्लेटो के, इसलिए हम प्लेटो के आदर्श समाज को सही नहीं मानते। ये प्लेटो की आलोचना आपको करनी है। लेकिन प्लेटो ने जो अपना आदर्श समाज बनाया था उसमें स्त्रियों को उन्होंने समान दर्जा दिया था पुरुषों के, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनकी जो शिक्षा की योजना होगी उसमें महिलाएं और पुरुष दोनों भाग लेंगे और लड़कियां भी सेना का भाग होगी। ये प्लेटो ने बात कही थी। इसलिए प्लेटो का समाज अच्छा भी है और बुरा भी है। ये प्लेटो के समाज की आलोचना हो गई। अब अगला सवाल आएगा आपके कि प्लेटो की शिक्षा योजना क्या थी। ये सवाल आया हुआ भी है। तो प्लेटो की शिक्षा योजना में कठोर ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है। उसने कहा है कि जो वहाँ के जो सैनिक होंगे, जो संरक्षक होंगे, उनको कठोर ट्रेनिंग दी जाएगी। प्लेटो ने ये कहा था कि जैसे माता पिता के कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को पैदा होने के कुछ समय बाद ही उनसे दूर कर दिया जाएगा और एक कठोर प्रशिक्षण में भेज दिया जाएगा। महिला और पुरुष दोनों को एक कठोर प्रशिक्षण हासिल करना होगा, है ना। खेल खेल में शिक्षा देनी होगी। लड़कियां भी सेना का भाग होगी। साहस और बुद्धि के प्रयोग इसमें किए जाएंगे। उसकी शिक्षा योजना कुछ इस तरीके से थी। प्लेटो का न्याय सिद्धांत भी है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी नैतिकता सीखी जा सकती है, नैतिक लोग बनाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर भ्रष्ट, मतलब प्लेटो ये चाहता था कि उसके समाज में या उसके आदर्श समाज में ऐसे लोग बनाए जाएं जो नैतिक हो। तो उसके हिसाब से नैतिकता सीखनी चाहिए लोगों को। और किसी भी व्यक्ति की जो आत्मा है उसमें 4 नैतिक गुण होते हैं। अब इन 4 नैतिक गुणों में आपको एक एक गुण को ऊपर ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे लिखना है आपको। पहला नैतिक गुण हो गया बुद्धि। बुद्धि सभी लोगों में मौजूद होती है। ठीक है, आत्मा का ये अहम गुण होता है। बुद्धि के सहारे ही आदमी सही और गलत का फैसला करता है। साहस, प्लेटो चाहता था कि उसके नागरिकों में साहस मौजूद रहे ताकि वो गलत और बुराई का विरोध कर सके। प्लेटो ये भी चाहता था कि उसके आदर्श समाज में जो लोग होंगे उनमें आत्मनियंत्रण की शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, और एक न्याय जो है प्लेटो का वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है राज्य के लिए। प्लेटो चाहता था कि कोई भी एक दूसरे के काम में टांग ना अड़ाए, यानी संरक्षक जो है, इसके समाज में 3 लोग हैं ना, यानी व्यापारी या आम आदमी सैनिकों के काम में टांग ना अड़ाए, संरक्षक आम आदमी यानी व्यापारियों के काम में टांग ना अड़ाए। ठीक है, इसी तरह सब अपना अपना काम करते रहे। और किसी भी व्यक्ति के आत्मा के जो 4 अंग है, बुद्धि, साहस, आत्मनियंत्रण और न्याय, वो अपने से ऊपर वाले अधिकारी की बात को माने, यानी अपने दिमाग से भी माने, अपने साहस से भी माने, अपने आत्मनियंत्रण से भी माने और अपने न्याय की बात से भी उसकी बात माने। ठीक है, और बड़े जो लोग हैं उससे यानी उसका जो वर्ग है उसी हिसाब से वो श्रम करता रहे, यानी मजदूरी
या उसका जो काम दे दिया गया है उस काम को करता रहे। इसको आप हमारे भारत की जो व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यहाँ भी तो श्रम की व्यवस्था थी कि भाई जो क्षत्रिय होंगे वो संरक्षा मतलब रक्षा करेंगे, सैनिकों की तरह काम करेंगे, ठीक है। ब्राह्मण होगा वो पूजा का काम करेगा, शूद्र होगा जो ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करेगा, और वैश्य जो होंगे वो व्यापार का काम करेंगे। तो इसी तरीके से ये सिस्टम बनाया है प्लेटो ने। इन दोनों को मिलाकर भी आप एक दूसरे से अटैच करके लिख सकते हो। अरस्तु से हमारी परीक्षा में 2 तरीके के सवाल आते हैं। एक तो अरस्तु ने क्या है, दास जो होते हैं ना, जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, 2 राज्यों के बीच में युद्ध होते थे। युद्ध के बाद में युद्धबंदी जो हैं वो पकड़ के लाए जाते थे दूसरे राज्य में, तो उनको दास बना लिया जाता था। तो जो अरस्तु है वो दास बनाए जाने का समर्थन करता है। अब वो समर्थन क्यों करता है, दास प्रथा क्या होती है, दास प्रथा के लिए और कौन कौन से दास उन्होंने अवेलेबल बताए हैं, तो ये सारी चीज़ें अरस्तु के बारे में पता होना ज़रूरी है जो सवाल पूछे जाते हैं। एक अरस्तु से जो बड़ा सवाल आता है वो अरस्तु ने क्या है, क्रांति के बारे में बताया है। देखिए आज के ज़माने में जो क्रांति होती है वो अलग क्रांति है, और अरस्तु ने जो क्रांति बताई थी वो अलग क्रांति है। तो इस क्रांति को हमें समझना होगा। अरस्तु के अनुसार क्रांति के क्या उद्देश्य हैं, क्रांति के क्या कारण हैं, और जब क्रांति हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, अरस्तु के दिमाग की उपज के हिसाब से। इसके अलावा अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है ये भी हम सीखेंगे। अरस्तु के राज्य के उद्भव और प्रकृति पर जो उसने अपने विचार दिए हैं उसके बारे में समझेंगे। ये देखिए इस तरीके से बड़ा प्रश्न आता है, अरस्तु के क्रांति से संबंधित विचार बताइए। अरस्तु ने क्रांति को रोकने के लिए क्या सुझाव बताए हैं। अरस्तु ने दासता यानी जो दास व्यवस्था है वो और नागरिक संबंधी विचारों के बारे में क्या बताया है, और उन विचारों की हमें आलोचना करनी है। आलोचना का मतलब होता है कि किसी बात को सही ठहराते हुए उसे गलत ठहराना। जैसे मान लो कि बैंक से हम कर्जा लेते हैं, ठीक है। अब बैंक से हम कर्जा लेते हैं, वो कर्जा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या किस कारणों से कर्जा लेना चाहिए, और उस कर्जे लेने से हमें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ की अब जब हम आलोचनात्मक व्याख्या करेंगे तो वो मतलब जो व्याख्या करेंगे वो आलोचनात्मक व्याख्या कहलाएगी। यानी किसी चीज़ की, जैसे दास्ता की ज़रूरत है लेकिन दास्ता अपने साथ कुछ बुराई भी लेकर आती है, तो इसी को बोलते हैं हम आलोचनात्मक विचार। तो जब आप RS IAS की एग्ज़ाम दोगे तब ऐसे प्रश्न बहुत सारे आते हैं, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, आलोचना कीजिए, तो ये चीज़ें वहाँ आपके ज़्यादा समझ में आएगी। यहाँ आप सिंपल से समझिए टॉपिक्स। थोड़ा सा अरस्तु को जान लीजिए। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, सुकरात का शिष्य प्लेटो था, और प्लेटो का शिष्य अरस्तु था। समझ में आ गया। प्लेटो के जो विचार थे, यानी प्लेटो ने प्रजातंत्र का विरोध किया था, और प्लेटो के जो विचार थे वो धरातल पर लाने लायक नहीं थे। लेकिन जो अरस्तु के विचार हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए विचार हैं, और हकीकत में उनको बदला जा सकता है, यानी व्यवहार में उनको लाया जा सकता है। वो अरस्तु ने नीतिशास्त्र के 2 पहलू बताए हैं। एक तो बताया आनंद, ठीक है, और दूसरा बताया है सद्गुण। सबसे पहले हम क्रांति को समझ लेते हैं अरस्तु के अनुसार। अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या है। अरस्तु ने क्रांति बताया है कि राज्य के संविधान में आधारभूत परिवर्तन लाना ही क्रांति कहलाता है। आज के ज़माने में जो क्रांति के विचार हैं वो अलग हैं, अरस्तु के विचार अलग हैं। तो आपको ये लाइन कंठस्थ याद करनी है बिल्कुल, राज्य के संविधान में आधारभूत परिवर्तन लाने का नाम ही क्रांति है अरस्तु की अनुसार। देखिए अरस्तु ने जो क्रांति का कारण बताया है वो क्रांति का कारण ये नहीं बताया है उसने कि क्रांति जो है किसी पद को हासिल करने के लिए या किसी चीज़ को या किसी अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए क्रांति की जाती है। जैसे रूस की क्रांति हुई थी तो किसान और मजदूर कमज़ोर हो गए थे, उनका शोषण हो रहा था, उनके पास पैसे ख़त्म हो गए थे, तो उन्होंने क्रांति कर दी और पूरी राजनीति को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन अरस्तु ने क्रांति का ये वाला कारण नहीं बताया। अरस्तु ने क्रांति का कारण जो है वो राजनीति से प्रेरित बताया। उसने कहा कि क्रांति जो है वो जब राज्य में अन्याय होगा, ठीक है,
और जब शासन अधिकारियों की कमी होगी, ठीक है, और लोग एक दूसरे से घृणा करने लगेंगे, या राजा प्रजा आपस में घृणा करने लगेगी, या लोगों में श्रेष्ठ बनने की तमन्ना जागेगी, ठीक है, महत्वाकांक्षा ऐसी हो जाएगी कि हम शासन करें, ठीक है, या फिर जातियों में विभिन्नता होगी, जैसे विभिन्न जाति के लोग एक दूसरे के आसपास रहने लगेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे मान लो कि ये ए जाति है और ये बी जाति है। अब ए जाति की संख्या 100 में से मान लो मात्र 10 है और बी जाति की संख्या 90 है। अब अगर ए जाति के लोग, है ना, इस पर शासन कर रहे हैं राज्य पर, तो बी फॉर बॉयज़, यानी बी जाति के जो लोग हैं वो क्या कहेंगे कि यार हमारी संख्या 90% है, फिर भी ए फॉर एप्पल यानी ए फॉर ए जाति के लोग जो है वो शासन कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, ए जाति के लोगों को सत्ता से बेदखल कर देंगे, वो क्रांति ले आएंगे, ठीक है। तो ये क्रांति का उसने एक कारण बताया है कि जातीय विभिन्नता। आप उदाहरण दे के समझा सकते हो चीज़ों को। एक कारण अरस्तु ने ये बताया है कि जब महान जो चीज़ें हैं वो, मतलब ऐसे समझिए आप, अरस्तु ने ये कहा है क्रांति का कारण कि अगर समाज में असमानता इतनी अधिक बढ़ गई कि शासक वर्गों से संभल नहीं रही तो फिर क्रांति आ जाती है। इसका मतलब ये है, अरस्तु ने ये कहा कि जैसे शरीर में जो सभी अंग हैं उनमें बराबर बढ़ोतरी होती है, लेकिन शरीर का कोई अंग मान लो बड़ा हो गया इस तरीके से, तो ये एक रोग की श्रेणी में आता है और इस अंग को काट दिया जाता है। तो इसी तरह अरस्तु क्या कहता है, अरस्तु कहता है कि समाज में भी इसी तरीके से होना चाहिए। जैसे मान लो समाज के पैसे का बंटवारा होता है समाज में, अब वो पैसे का बंटवारा मान लो धनी वर्गों की जो संख्या है वो एकदम से बढ़ जाएगी और जो निर्धन लोग हैं वो निर्धन ही रह जाएंगे, यानी उनके पास खाने पीने के भी पैसे नहीं बचेंगे। जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी तो फिर क्रांति पैदा हो जाएगी। तो शासक वर्गों को क्रांति से बचने के लिए लोगों को भोजन, कपड़ा और काम और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाते रहना चाहिए, वरना उस ज़माने में भी और इस ज़माने में भी क्रांति होने में समय नहीं लगता दोस्तों। अब जो मैंने कारण बताए क्रांति के, उन्हीं कारणों को आपको क्रांति को रोकने के उपायों में शामिल करना है। तो जो शासक वर्ग है उसे समानता के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि विभिन्न जाति के लोग अगर एक साथ संख्या में बढ़ते जा रहे हैं तो उन जातियों को समानता या समान अवसर उपलब्ध कराकर क्रांति को रोका जा सकता है, ठीक है। सभी को समान अधिकार या कानूनी अधिकार देकर क्रांति को रोका जा सकता है। न्याय की जो व्यवस्था है वो पारदर्शी होनी चाहिए, यानी सभी के लिए न्याय समान होनी चाहिए। लोगों में जो अन्याय का जो विरोध है वो अगर लोगों में घर कर गया, यानी अन्याय जो हो रहा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए कोर्ट के जरिए। अगर ऐसा नहीं होता तो लोगों के अंदर घृणा पैदा होती है शासकों के प्रति, और ये घृणा धीरे धीरे क्रांति का रूप ले लेती है। कुछ स्वार्थी लोग होते हैं जो क्रांति करने के लिए तत्पर होते हैं, उन स्वार्थी लोगों पर हमें नज़र रखनी होगी। हमें राजनीति के जो महत्वाकांक्षी लोग हैं उनको संरक्षण प्रदान करना होगा, और जो अधिकारी जो वर्ग है उनका वक्त वक्त पर ट्रांसफ़र करना चाहिए, ठीक है। एक ही जगह पर लंबे समय तक किसी भी अधिकारी या राज्य अधिकारी है उसका बने रहना भी क्रांति के कारणों में शामिल होता है। तो समय समय पर ट्रांसफ़र जो पॉलिसियाँ होती हैं वो प्रत्येक राज्य बनाता है, उसका कारण यही है। समय समय पर नागरिकों को चेतावनी जारी करते रहना चाहिए कि अगर किसी नागरिक ने इस तरीके से क्रांति का कार्य किया तो उसको सज़ा दी जाएगी। भ्रष्टाचार और अत्याचार इनको ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए, और हमेशा जो एक स्टेट है या एक राजा है उसको आम या गरीब जो जनता है उसके हित में काम करते हुए दिखाई देना चाहिए। चाहे वो काम नहीं करे लेकिन उसका जो वर्क है वो आम जनता के लिए दिखता रहना चाहिए। इससे क्या है, आम जनता जो है क्रांति के लिए कदम नहीं उठाती। अरस्तु बताता है कि क्रांति को रोकने के लिए गुप्त विभाग की स्थापना करनी चाहिए, ठीक है। और भी कई अन्य उपाय हैं, जैसे गुप्तचरों को और इनको सबको उसमें छोड़ देना चाहिए, और जो क्रांति के लिए सोचते हैं उनको कठिन से कठिन सज़ा दी जानी चाहिए। अब एक सवाल और है जो अरस्तु का आता है, अरस्तु के दासता संबंधी विचार। अरस्तु कहता है कि 2 तरीके के दास बनाए जा सकते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक दास, जिन्होंने प्रकृति ने ही उनको दास की श्रेणी में रखा है,
और दूसरे दास होते हैं वैधानिक दास। तो ये दास जो प्रथा है वो पहले के कई ज़माने से चली आ रही है, और दास को जो सनातन धर्म है उसमें जो 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 क्वालिफाई किया था, यानी समाज का जो वर्गीकरण किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो जो शूद्र है वो दास की श्रेणी में आते थे लगभग। क्यों? क्योंकि वो उच्च वर्ग के जो जाति है उनका सम्मान करते थे और उनका काम करते थे। तो दास भी यही करता है, दास खेती करता है, और जो उसका स्वामी है, दास और स्वामी यानी मालिक, दास और स्वामी का एक दूसरे का संबंध ऐसा होता है जैसे पिता और पुत्र का, ऐसा अरस्तु सोचता है। तो दास कुछ दो तरीके के होते हैं, एक प्राकृतिक दास और एक वैधानिक दास। तो जो प्राकृतिक दास होता है वो ऐसा दास होता है जिसका अपना व्यक्तित्व नहीं होता और उसके अंदर दिमाग भी नहीं होता। तो प्रकृति ने उसको दास बनने के लिए पैदा किया है, वो मंदबुद्धि होता है। अगर वो दास नहीं बनेगा तो खाएगा क्या? अरस्तु ये सोचता है, अरस्तु कहता है कि उसका दास बना रहना अच्छा है, ठीक है। दास बने रहने से उसको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उसे खाना मिलेगा, ठीक है। और जो स्वामी है उसके काम भी हो जाएंगे, यानी एक दूसरे को, दोनों से, दास को और मालिक को एक दूसरे से लाभ होगा, है ना। इसको उन्होंने, अरस्तु ने ये दासता के विचार दिए हैं कि ये बेनिफिट रहेगा दासता संबंधी सिस्टम, तो दास संबंधी सिस्टम को लागू कर देना चाहिए, अरस्तु ये कहता था। अरस्तु ये कहता था कि दो राज्यों के बीच में जंग होती है, जो हारा हुआ राज्य है उसके जो सैनिक है या उसके जो नागरिक है उनको दास बनाकर लाया जाए, ठीक है, और उनसे दास संबंधी कार्य करवाए जाए। इससे स्वामी और दास दोनों को लाभ होगा और समाज को भी लाभ होगा। जैसे खेती होगी तो खेती से लाभ होगा, ठीक है। ये अपने अरस्तु के विचार थे दासता संबंधी। अब इन विचारों की आपको आलोचना भी करनी है। आपको आलोचना ऐसे करनी है कि किसी भी व्यक्ति को या मनुष्य को दास नहीं बनाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी व्यक्ति को जो प्रकृति है उसने जीवन जीने का अधिकार दिया है, ठीक है, स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया है, बोलने का अधिकार दिया है, अपनी जीवन यापिका खुद जीवन जीने का अधिकार दिया है। अरस्तु के उस समय के विचार हो सकते हैं कि सही, उस समय सही हो, लेकिन आज के समय के हिसाब से अरस्तु के जो दासता संबंधी विचार हैं हम उनकी आलोचना करते हैं और हम उन्हें गलत ठहराते हैं। आगे हम मैकियावेली के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? कारण दीजिए। तो हमें मैकियावेली के विचारों को समझना होगा कि मैकियावेली के ऐसे क्या विचार थे जो हमारे आज के समाज से, यानी आधुनिक जो राजनीति है उससे मेल कर रहे हैं, यानी उससे मिलते जुलते हैं। तो जब तक हम मैकियावेली के विचारों को नहीं जानेंगे तो हम ये बताएंगे कैसे। इसके अलावा देखिए, टिप्पणी करनी है मैकियावेली के धर्म और नैतिकता पर, जो उसके विचार हैं उनके ऊपर हमें टिप्पणी करनी है। ये सवाल आया हुआ है आपकी पिछली परीक्षाओं में। तो मैकियावेली को समझिए। देखिए, बीए की जो परीक्षा होती है कोटा यूनिवर्सिटी की, उसमें तो ये सवाल ज़्यादातर आता है, मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है, क्यों? मैकियावेली के राज्य संबंधी या राजनीति संबंधी जो विचार हैं वो ये इस तरीके से हैं। तो पहले मैकियावेली के बारे में समझ लिए थोड़ा सा। देखिए, मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है, ठीक है। मैकियावेली 1469 में इटली में जन्मे थे। ये पुनर्जागरण का दौर था, यूरोप अस्थिर हालत में था। जो लोग हैं, जो जनता है, वो पोप और चर्च राज्य को चुनौती देते रहते थे। मैकियावेली राज्य के पक्ष में बोले और शासक को कठोर होना अच्छा मानने लगे। निरंकुशता और तानाशाही की ओर कई राज्य चल पड़े। इसको एक कहानी से समझिए आप। ऐसे समझिए आप, यूरोप में क्या है, जैसे यहाँ पर मंदिर होते हैं हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए मस्जिद होती है, इसी तरीके से ईसाइयों के लिए चर्च होते हैं। तो यूरोप में ईसाइयों के लिए चर्च होते थे। अब चर्च की एक तरफ तो चर्च होता था और एक तरफ होता था राजा, है ना, और तीसरी होती थी जनता। अब क्या होता था, जैसे मान लो कि कोई वैज्ञानिक है, उस वैज्ञानिक ने ये कहा कि पृथ्वी गोल है। क्या है? पृथ्वी गोल है।
ठीक है, लेकिन चर्च ने कहा पृथ्वी गोल नहीं, पृथ्वी चपटी है ऐसे किताब की तरह। लेकिन वैज्ञानिक ने कहा कि चर्च की बात गलत है, पृथ्वी गोल है और हमने इसको हमने वैज्ञानिक विधि से हमने इसको सिद्ध कर दिया है। तो चर्च क्या कहता था? चर्च ये कहता था कि इस वैज्ञानिक को सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया जाए, क्योंकि इसने चर्च ने जो घोषणा की है उसका इसने विरोध किया है। तो इस वैज्ञानिक ने, जिसने कहा था पृथ्वी गोल है, इसको सरेआम फांसी दे दी जाती थी, या जला दिया जाता था, या जहर का प्याला इसको पिला दिया जाता था, इसको मार दिया जाता था। राजा भी चर्च के आगे कुछ नहीं कर सकता था। जैसे मान लो राजा को किसी देश से युद्ध लड़ना है, वैसे मान लो इस यूरोपीय राजा को, ये मान लो ये ए देश का राजा है, इसको बी देश से युद्ध लड़ना है। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने भाई, मैं यूरोप की या इटली की हालत बता रहा हूँ आपको। अब ये राजा, ए देश का राजा बी देश के राजा से युद्ध लड़ना चाहता है, लेकिन चर्च ने मना कर दिया। चर्च ने कहा नहीं, आप युद्ध नहीं लड़ोगे जब तक हम कहें नहीं। और राजा भी क्या है, चर्च के सामने बिल्कुल एक अच्छे बच्चे की तरह खड़ा रहता था। अब इस ज़माने में मैकियावेली का जन्म हो गया। मैकियावेली ने देखा कि यार ये तो बहुत गड़बड़ है, ठीक है। अब मैकियावेली को शिशु इसलिए कहा जाता है कि एक बच्चा जो होता है वो बच्चा अपने आसपास की चीज़ों से सीखता है। आप देखना कि आप बॉल को जिस तरह से फेंक रहे हो, बच्चा भी बॉल को उसी तरीके से फेंकेगा, छोटा बच्चा। या जो छोटा बच्चा, आपने जैसे मोटरसाइकिल की आपने हॉर्न बजाया, तो वो छोटा बच्चा भी उस हॉर्न को बजाने की कोशिश करेगा। या आपने जैसे आपने कोई पत्थर पानी में फेंका, तो वो बच्चा भी पत्थर पानी में फेंकने की कोशिश करेगा। यानी छोटे जो बच्चे होते हैं, हमारे जो क्रियाकलाप होते हैं उसके अनुसार काम करने की कोशिश करते हैं, उससे सीखते हैं वो लोग। तो मैकियावेली को शिशु इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैकियावेली ने जो अपना जो युग था, यानी अपने आसपास के जो हालात से, उन हालातों को देखा, उन हालातों से सीखा और उन हालातों की बुराइयों को उसने पहचाना, इसलिए मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। कि ये तो बिल्कुल अपने युग की सारी बातों को जान गया था और सारी चीज़ों को समझ गया था, और इसने तो उस युग में जो बुरी चीज़ें थी उनकी बुराई भी की। ये बहुत अच्छा दार्शनिक विचारक था मैकियावेली, और इसका आज भी जो पूरी दुनिया है वो बहुत इज्जत करती है और बहुत ही इनके विचारों का बहुत ही मान सम्मान करती है। तो चर्च का इतना ज़बरदस्त जब शासन था, तो मैकियावेली ने देखा कि ये चर्च जो इतना ज़बरदस्त शासन कर रहा है ये गलत बात है। तो मैकियावेली ने क्या किया, चर्च का समर्थन नहीं किया, मैकियावेली ने राजा का समर्थन किया, राज्य का समर्थन किया, सरकार का समर्थन किया। मैकियावेली ने कहा कि धर्म से ऊपर राज्य होना चाहिए, राजा होना चाहिए, और धर्म दूसरे दर्जे का होना चाहिए, ठीक है। राजा को, राज्य को, सरकार को जब कोई डिसीजन लेना हो तो उसको धर्म को यानी चर्च को शामिल नहीं करना चाहिए। उसको जो डिसीजन से वो अपने हिसाब से लेना चाहिए, और राजा को इतना कठोर होना चाहिए, इतना बुरा होना चाहिए राजा को, और राजा को अपनी छवि की चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और राजा धर्म का आचरण करता हो ये ज़रूरी नहीं है, खाली बस वो धर्म को मानने वाला दिखना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि वो धर्म का आचरण करने वाला हो। तो ये मैकियावेली कहता था। तो जब ऐसा राजा होगा तो वो क्या करेगा, अपने हिसाब से शासन करेगा, और मैकियावेली यही तो चाहता था। मैकियावेली ने कहा कि जो मानव है वो अपने स्वभाव से बुरा होता है, लालची होता है, दुष्ट होता है, भ्रष्टाचारी होता है, बलात्कारी होता है ना। तो उसने मानव स्वभाव को पहचाना। तो मानव स्वभाव को सही करने के लिए राजा का मजबूत होना जरूरी है, राजा का कठोर होना जरूरी है, और समय समय पर जो बुरे लोग हैं उन्हें आंखें दिखाना भी जरूरी है। मैकियावेली ये कहता था। मैकियावेली ने कहा कि ये जो धर्म है ना हमारा, ये जो चर्च है ना, ये हमारी जो राजनीति है, ये हमारा जो राज्य है, ये हमारा जो राजा है, ये हमारी जो सरकार है, उससे ऊपर नहीं है। राजनीति को और धर्म को दोनों को अलग अलग रखिए। अगर आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो मतलब जो राज्य है, जो सरकार है, जो राजा है, वो खतरे में पड़ जाएगा, और दूसरे देश इसके ऊपर आक्रमण कर देंगे और सत्ता को तहस नहस कर देंगे, और आप देखते ही रह जाओगे। पुनर्जागरण के काल में
चर्च की सत्ता को चुनौती जो राजा देता था, यानी मान लो ये ए राजा इस चर्च को चुनौती देता है कि नहीं, मैं तो बी स्टेट्स पर आक्रमण करूंगा और तुझे जो करना है कर ले। अगर राजा ऐसा कहता था चर्च से, तो मैकियावेली ने राजा से कहा शाबाश, तूने बहुत अच्छा किया। तो चर्च की सत्ता को अगर कोई चुनौती देता था कोई राजा, तो मैकियावेली उसका फुल समर्थन करता था कि बेटा शाबाश, तूने बहुत अच्छा काम किया और यही करना चाहिए, और मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। किसी भी राष्ट्र को एक राष्ट्र में बांधे रखने के लिए, राष्ट्रीयकरण के लिए कठोर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसने राजनीति के महत्व पर बल दिया कि राजा को राजनीति करनी चाहिए, धार्मिक राजनीति नहीं, केवल राजनीति करनी चाहिए और धार्मिक मामलों से उसे दूर रहना चाहिए। ये कौन कहता था? मैकियावेली। तो मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है, और ये सब उसके विचार हैं जो सारे आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं। ये भी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो और ये भी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। मैकियावेली ने राजा के बारे में ये कहा कि राजा जो है वो धर्माचारी नहीं होना चाहिए, यानी पूजा पाठ मस्जिद में मंदिर में जाने वाला राजा, चर्च में जाने वाला राजा नहीं होना चाहिए। हाँ, वो उस धर्म को मानने वाला तो हो कि हाँ मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, लेकिन मैं धर्माचारी नहीं हूँ, यानी धर्म का आचरण करने वाला नहीं हूँ। मैकियावेली को ये राजा के लिए कहा था। मैकियावेली ने राजा को अपनी छवि की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। जनता के बीच में राजा की कैसी छवि है, इसको राजा ज़्यादा चिंता नहीं करे, वो अपनी राजनीति की चिंता करे। राजनीति को मानी अपनी जो पॉलिटिकल थॉट्स है और दूसरे जो स्टेट्स हैं, दूसरे जो राज्य हैं, उनसे किस तरीके से निपटना है, राजा को इस चीज़ पर देखना चाहिए। जनता के मन में राजा का खौफ होना ज़रूरी है। राजा समय पर निष्ठुर भी हो, अगर जनता के मन में राजा को खौफ नहीं होगा तो वो कभी भी क्रांति करके पलट सकती है। राजा को दरिया दिल, अच्छा और लोगों को भाने वाला राजा नहीं होना चाहिए। ठीक है, राजा कठोर होना चाहिए। तो मैकियावेली ने एक तरीके से जो तानाशाही है उसको बल दिया। ठीक है, और यूरोप के कई स्टेट्स तानाशाही की ओर चल पड़े। तो देखिए, मैकियावेली ने कुछ काम अच्छे भी किए और कुछ गलत भी किए, यानी उसने ऐसे स्टेट्स की, ऐसे राज्यों की, ऐसे सरकारों की, ऐसे राजाओं की स्थापना की जो तानाशाह बने, जिसने लोगों के मानव अधिकारों का हनन किया, जिसने लोगों को सताया। मैकियावेली ने ऐसे राजाओं की स्थापना पर बल दिया जो कि आज के समाज में या आज की सोच के हिसाब से सही नहीं है। बुरे लोगों के साथ राजा को बुरा होना चाहिए, हाँ बिल्कुल बुरा होना चाहिए, लेकिन अच्छे लोगों के साथ भी अगर राजा बुरा होगा तो आप पहचानोगे कैसे? मैकियावेली के ये सारे कथन से जो आपको याद करने हैं, और ये सारे मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये चर्च, राजा, ए राजा, बी राजा, ये सारे एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, एग्ज़ाम में लिखने हैं मैकियावेली के ऊपर सवाल आने पर। जैसे मैकियावेली के धर्म और नैतिकता पर जो विचार है, उनमें आपको सारी चीज़ें टिप्पणी करनी है। मार्क्स जो है उसके बारे में परीक्षा में आता है, मार्क्सवाद क्या है। ठीक है, मार्क्सवाद आज अप्रासंगिक हो गया है, यानी आज मार्क्सवाद की कोई वैल्यू नहीं रह गई है दुनिया में। क्या ऐसा है? देखिए, उत्तरी कोरिया को अगर हम देखेंगे तो मार्क्सवाद आज भी पनप रहा है। चीन को अगर हम देखेंगे तो आज भी मार्क्सवाद के हमें लक्षण दिखाई देंगे। हमारे देश में भी कई जो भारत के दक्षिण राज्य हैं उनमें हमें मार्क्सवाद जो है आंदोलन वो दिखाई देते हैं। कई आज भी कई संगठित समूह हैं जो मार्क्स के विचारों से प्रभावित है और वो आज भी सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो मार्क्सवाद अप्रासंगिक तो हो गया है, लेकिन आज भी कई लोग इसका पालन करने में लगे हुए हैं। तो मार्क्सवाद को समझना बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल है, मार्क्स के राज्य पर विचार क्या है और फिर उनकी हमें आलोचना करनी है। यानी पहले तो मार्क्स के विचारों को समझना होगा जो उसने राज्य के संबंध में दिए, फिर उनकी आलोचना करनी होगी, यानी उन्हें गलत ठहराना होगा। उदाहरण देके देखिए, जो कोई अफ़ीम का सेवन करता है तो अफ़ीम को सूंघता है, सूंघने के बाद में वो बेहोशी की हालत में चला जाता है, उसे कुछ ध्यान नहीं रहता कि दुनिया में क्या हो रहा है। मार्क्स ने धर्म को अफ़ीम बताया है। जब किसी पर धर्म का नशा चढ़ जाता है तो उसके आसपास क्या हो रहा है उसको कुछ भी पता नहीं है। तो धर्म पर मार्क्स के जो विचार थे वो हमें बताने हैं, ये हमारी परीक्षा का पहलू है। दोस्तों, ये पता है क्या सवाल है? ये मार्क्सवाद के शाश्वत तत्वों का वर्णन कीजिए, यानी ऐसे तत्व जो लगातार दुनिया में मौजूद है और वो आज भी चले आ रहे हैं, उस समय से लेकर अब समय तक और चलते रहेंगे।
उनका हमें यहाँ पर वर्णन करना है, उन तत्वों को हमें पहचानना है। लेकिन उनकी पहचान हम जब कर पाएंगे जब हमें मार्क्सवाद की जानकारी होगी। औद्योगिक क्रांति के दौर के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। अंग्रेज़ों ने और जो पुर्तगाल के जो लोग थे यानी यूरोपियों ने क्या किया, पूरे विश्व पर उपनिवेशवाद की तरह कब्जा कर लिया और जगह जगह उन्होंने अपने उपनिवेश बना लिए। यहाँ से कच्चा माल वो लाने लगे। इस कच्चे माल के बाद में उन्होंने फैक्ट्रियाँ बना ली। अब इन फैक्ट्रियों में मज़दूरों की आवश्यकता हुई। अब मज़दूर इस फैक्ट्रियों में काम करने लगे। लाखों करोड़ों मज़दूर इन फैक्ट्रियों में काम करते, ठीक है। और उन्हें जो वेतन मिलता वो वेतन सिर्फ इतना मिलता है कि उनका पेट भर जाए, वो खाना खा ले सुबह शाम का, और फिर बाद में वो वही काम करने पर मजबूर होते रहे। वो खेतों में काम करते, वो फैक्ट्रियों में काम करते, वो कच्चा माल उत्पादन करते। लेकिन इन फैक्ट्रियों के जो मालिक थे उन मालिकों को इतना लाभ हुआ कि आज भी इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह जो अंग्रेज़ों के जो राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों में जहाँ पर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी वहाँ पर आज भी जो पैसे की कमी नहीं है। और दुनिया में सबसे बड़ी ताकतें जो है, दुनिया को चलाने वाली ताकतें, वो वही देश है जिनमें सबसे पहले औद्योगिक क्रांतियाँ हुई थी। इनमें फिर बाद में औद्योगिक क्रांति जापान चली गई, चीन आ गई। तो कार्ल मार्क्स उस ज़माने में पैदा हुआ था और उसने ये पूरी चीज़ें देखी थी और उसने ये जो मज़दूर वर्ग है इनका समर्थन किया था और मालिकों का उसने विरोध किया था, ठीक है। ये जो मालिक जो वर्ग है इसको उसने पूंजीवादी वर्ग कहा, जिसके पास पूंजी होती है। पूंजी का मतलब होता है पैसे वाले लोग। पूंजीवादी वर्ग का मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझ लिए पैसे वाले लोग। जैसे आज के ज़माने में अनिल अंबानी है ना, धीरू भाई अंबानी और ये टाटा बिरला जो भी हैं, ये सब जो पूंजीवादी वर्ग इनको उसने कहा है। और श्रमिक वर्ग उसने उन लोगों को कहा है जो इन फैक्ट्रियों में काम करते थे, जो मजदूर थे। तो कार्ल मार्क्स है, उसका जन्म 1818 में हुआ था और इसके बाद में जर्मनी से ये पेरिस चले गए। जर्मनी में इनकी पैदाइश हुई। पेरिस में जाने के बाद ये लंदन चले गए। इनके कुछ बच्चे पैदा हुए थे, लड़के, जो भुखमरी से मर गए और ये काफ़ी परेशानी हालत में, काफ़ी गरीबी हालत में इन्होंने जीवन जिया। इसीलिए इनको जो उस समय का जो पॉलिटिकल सिस्टम था यानी जो पूंजी वर्ग के हाथ में जो सत्ता थी उसका इन्होंने ज़बरदस्त विरोध किया। इन्होंने कहा कि जो सत्ता होती है राज्य की वो मजदूरों के हाथ में होनी चाहिए, यानी श्रमिक वर्ग के हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि श्रमिक वर्ग बड़ी संख्या में होता है। जैसे मान लो कि ये कोई देश है, इस देश में टोटल 100 लोग रहते हैं, तो 100 में से 95 लोग तो हैं मजदूर वर्ग और 5 लोग हैं पूंजीवादी वर्ग यानी पैसे वाले लोग। तो कार्ल मार्क्स ये कहता था कि इस देश की जो सत्ता है वो इन 95 लोगों के हाथ में होनी चाहिए, ताकि वो यानी ये 95 लोग अपने हितों की रक्षा कर सके, अपने अनुसार शासन कर सके, ठीक है। यानी जो ज़्यादा मेजॉरिटी में है राजनीति उसी के हाथ में होनी चाहिए। इसी से प्रेरित होकर रूस में क्रांति हुई थी। ये सारी बातें आपको याद करनी है। कार्ल मार्क्स ने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक लिखी थी, दास कैपिटल लिखी थी। कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी विचारधारा है उसको सबसे पहले उन्होंने दुनिया के सामने रखा। पूंजीवाद के वो ज़बरदस्त विरोधी थे, यानी ये जो पूंजी इकट्ठा करते हैं लोग बाग, और इससे क्या है गरीबों का शोषण होता है। कुछ लोगों के पास तो खाने के दाने नहीं होते, लोग बाग भूखे मरते हैं। आज भी आज के ज़माने में, जैसे मैंने अभी ये सवाल है ना आपके, ये मार्क्सवाद के शाश्वत तत्वों का वर्णन कीजिए, ये सारी बात इसमें आ रही है। आज के ज़माने में आज भी जो पैसा है वो पूंजीवादी वर्ग के लोगों के हाथ में है और एक बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में दुनिया के मजदूर या दुनिया के लोग या दुनिया के गरीब लोग भूखे मर रहे हैं। उनके पास ना बदन पे कपड़े हैं और ना ही खाने के लिए पैसे हैं, ना ही दवाइयों के लिए उनके पास पैसे हैं। कई लोगों की तो उनके पास तो नागरिकता ही नहीं है राज्यों की, कई लोगों ने राज्यों के सिस्टम से उनको बाहर कर दिया है। तो
पूंजीवादी जो विचारधारा है उसका उन्होंने शुरू से विरोध किया और आज भी ऐसा ही सिस्टम है। सर्वहारा जो वर्ग है यानी जो मजदूर का वर्ग है और जो व्यापारी जो वर्ग है, जो काम करने वाला वर्ग है, कार्ल मार्क्स उसका हमेशा से मित्र रहा है, दोस्त रहा है, उसका सहयोगी रहा है, उसके बारे में अच्छा सोचने वाला कार्ल मार्क्स था। ये पहली बार हुआ जब किसी दार्शनिक ने सर्वहारा वर्ग का ज़बरदस्त समर्थन किया। यानी दार्शनिकों से देखिए बहुत ज़बरदस्त प्रभावित होती है दुनिया। दार्शनिक के जब विचार लोगों के दिमाग में पहुंचते हैं तो बड़ी बड़ी क्रांतियां संपन्न हो जाती है। फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, यहाँ तक कि हमारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन भी कार्ल मार्क्स से प्रभावित था। और हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो भी कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे और 1990 तक कार्ल मार्क्स के विचारों का भारत में काफ़ी बोलबाला रहा। इसके बाद में जब उदारीकरण का दौर आया, निजीकरण का दौर आया, तो कार्ल मार्क्स के विचारों को लगभग छोड़ दिया गया। तो कार्ल मार्क्स जो है उसका एक सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इस प्रश्न के आंसर में ये चीज़ लिखनी है आपको। क्या मार्क्सवाद अप्रासंगिक हो गया है? इसमें भी आपको ये सारी बातें लिखनी है जो मैंने अब तक बोली है और मैं आगे जो बोल रहा हूँ। मार्क्सवाद आज भी समाज में देखा जा सकता है, इसका आपको ऐसे आंसर लिखना है। आज भी पूंजीवादी वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच में संघर्ष के कई चीज़ें हमें दिखाई देती है। तो मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है वो कैसे काम करता है, इसको एक उदाहरण से समझिए आप। मार्क्स ये कहता था कि समाज में दो तरीके के वर्ग होते हैं। समाज का मतलब होता है हमारे आसपास का ये जो वातावरण है ना, इसी को हम समाज कहते हैं। हमारे आसपास का पूरा वातावरण समाज कहलाता है। इस समाज में दो तरीके के वर्ग होते हैं। एक वर्ग होता है शोषित वर्ग यानी दास, यानी जिसका शोषण किया जाता है वो, और दूसरा जो वर्ग होता है वो होता है शोषक, यानी जो शोषण करता है। तो कार्ल मार्क्स की नज़र में जो स्वामी होता है, जो मालिक होता है, वो शोषक होता है, और जो दास होता है यानी जो गुलाम होता है वो शोषित होता है, यानी उसका शोषण होता है। अमीर लोग शोषक होते हैं और गरीब जो लोग होते हैं वो शोषित होते हैं, गरीबों का शोषण होता है। फैक्ट्री का जो मालिक होता है वो शोषक होता है और मजदूर जो है वो शोषित होता है, यानी मालिक शोषण करता है मजदूर का। सामंत जो वर्ग होते हैं, यानी ये जो पहले के ज़माने में ठाकुर होते थे, है ना, तो वो कृषकों का यानी किसानों का शोषण करते थे। ये कार्ल मार्क्स के विचार है कि वो ऐसा सोचते हैं कि समाज में दो तरीके के वर्ग होते हैं और इन दो तरीके के वर्गों में संघर्ष होना लाजमी है। कोई सा भी समाज हो, चाहे वर्तमान समाज हो या पहले का समाज हो, उसमें दो वर्ग आपको कहीं भी मिल जाएंगे। एक वाला वर्ग होगा पैसे वाला वर्ग, और दूसरा वाला वर्ग होगा श्रमिक वर्ग, यानी जो काम करने वाला वर्ग है। देखिए फैक्ट्री में दिन रात काम तो मजदूर करते हैं, लेकिन लाभ किसको मिलता है? पैसे वाले को मिलता है, पूंजीवादी वर्ग को मिलता है। तो कार्ल मार्क्स कहता था कि इनमें संघर्ष होगा। इनमें संघर्ष क्यों होगा? क्योंकि श्रमिक वर्ग को उसका जो श्रम है उसके अनुसार उसको भुगतान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। देखिए एक किसान है, वो किसान ये मक्के की फसल पैदा करता है, ठीक है। अब इस किसान को आप श्रमिक मान लीजिए, ठीक है। अब इस किसान ने मक्का की फसल को एक फैक्ट्री के मालिक को बेच दी। इस फैक्ट्री का मालिक क्या करता है? इससे पॉपकॉर्न बनाता है, और वही पॉपकॉर्न जो आप जब सिनेमा हॉल में या बाज़ारों में जाते हो तो वही पॉपकॉर्न आपको, मान लो इसने किसान से 100 रुपये में एक बोरी खरीदी मक्का की, ठीक है। और जब इसने इस 100 रुपये के बोरी के जब इसने इस एक बोरी के जब पॉपकॉर्न बनाए तो उन्हें बेचा उसने 10,000 रुपये में, ठीक है। अब आप सोच कर देखिए इस किसान को कितने से पैसे मिले मक्का के? 100 रुपये। जबकि इस जो मालिक है यानी जिसने पॉपकॉर्न बना के बेचा उसके कितना लाभ कमाया? कितना लाभ कमाया? 9,900 रुपये। आप सोच नहीं सकते उसने कितना लाभ कमाया, कितने गुना लाभ कमाया। तो जो श्रमिक वर्ग है उसको उसका श्रम का लाभ सही ढंग से नहीं मिल पाता। होना ये चाहिए था कि ये जब एक बोरी से 10,000 की पॉपकॉर्न बना रहा है तो 5,000 इस किसान के पास पहुंचने चाहिए थे और 5,000 इस श्रम जो मालिक है इसको
मिलने चाहिए थे। यानी सिस्टम ऐसा होना चाहिए था कि ये जो मालिक है फैक्ट्री का, ये ये जो बोरी है, इसने जो मक्का की बोरी खरीदी वो उसको 5,000 रुपये में खरीदता, ऐसा सिस्टम होना चाहिए था। फिर ये इसको 10,000 में बेचता, सिस्टम ऐसा होना चाहिए था। लेकिन सिस्टम बहुत गड़बड़ाया हुआ है भाई, बहुत ज़बरदस्त लोचा है दुनिया में। और ये मार्क्स ने इस चीज़ को देख लिया था और मार्क्स ने इसका विरोध किया था। मार्क्स ने कहा था कि आज नहीं तो कल वर्ग संघर्ष जरूर होगा, और वर्ग संघर्ष का जो कारण होगा वो श्रमिक वर्ग का शोषण होगा, और फिर क्रांति होगी, और क्रांति से बड़ी बड़ी सत्ताएं बदल जाएंगी। और इस सत्ता को बदलते हुए हमने देखा था रूस में, रूस की क्रांति हो गई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, मार्क्स ने कहा कि ए दुनिया के मजदूरों, किसानों, श्रमिक वर्ग, गरीबों, दासों, मजदूरों और क्या कहते हैं गुलामों, एक हो जाओ। तुम्हारे पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया है। खोने के लिए तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे हाथों में जो जंजीरें हैं वो है, इसके अलावा तुम क्या खो सकते हो? लेकिन अगर तुम जीत गए तो तुम्हारे पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, पूरी सत्ता पड़ी है, इसलिए एक हो जाओ। अब अगली जो स्लाइड है वो इस 30वें सवाल का आंसर है, मार्क्स के राज्य पर विचारों की आलोचना का। ये मार्क्स के राज्य संबंधी विचार है। तो मार्क्स ने कहा कि जब क्रांति होगी तो पूंजीवाद का अंत हो जाएगा। अंत होने के बाद में जो राज्य है उसकी आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। यानी ये जो स्टेट्स है, जिन सरकार हैं, ये राजा महाराजा हैं, रजवाड़े हैं, ये लोकतंत्र है, इन सब की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सत्ता किसके हाथ में आ जाएगी? मजदूरों के हाथ में। उसके बाद में सब खुशहाल होंगे, सबकी आवश्यकताएं पूरी हो जाया करेगी। ये ऐसा राज्य होगा, है ना, जिसमें समाज वर्ग विहीन होगा। यानी ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई मालिक, ना कोई मजदूर, ना कोई किसान, ना कोई फैक्ट्री का मालिक, ना कोई श्रमिक। सब अपने अपने हिसाब से काम करेंगे और सबका एक ही वर्ग होगा। ठीक है, मानव कल्याण सबका धर्म होगा और ये मानव कल्याण को सर्वोच्च शिखर पर रखा जाएगा। ऐसा सपना कार्ल मार्क्स ने देखा था। ठीक है, और ये जो कार्ल मार्क्स का जो समाज होगा, कार्ल मार्क्स के अनुसार ये जो ऐसा राज्य होगा, इसमें सभी को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार व्यक्ति कार्य करेगा। और अपना वेतन प्राप्त करेगा। यानी उस जितना वो काम करेगा उस हिसाब से उसको लाभ मिलेगा। वो एक अच्छा जीवन जिएगा, उसके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, उसके बदन पर कपड़ा होगा, उसके जेब में पैसे होंगे और वो खुशहाल जीवन जिएगा। इस समाज में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का समर्थन करेगा। ये बिल्कुल एक स्वच्छ समाज होगा, यहाँ पर किसी की काट नहीं होगी। लेकिन जो मार्क्स ने सोचा था, क्या ऐसा समाज स्थापित करना संभव हो पाया? नहीं। मार्क्स के विचारों के अनुसार क्रांति तो हो गई, शोषित वर्ग ने शासकों को सत्ता से बेदखल करके सत्ता को अपने हिस्से में ले लिया, अब हमें आलोचना करनी है। लेकिन ऐसा समाज स्थापित नहीं हो पाया। जिन्होंने सत्ता पर कब्जा किया था वही सत्ता के मालिक बन बैठे और उन्होंने ज़बरदस्त शोषण किया लोगों का, और लोगों को, किसानों को, मजदूरों को उन्होंने इतना शोषण किया जितना पहले नहीं होता था। तो ये जो मार्क्स का राज्यविहीन समाज है, इसकी केवल कल्पना की जा सकती है, व्यवहार में इसको उतारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की जो सोच है और जो मनुष्य के जो विचार है, उन्हें इस तरीके से लागू करना बहुत मुश्किल काम है भाई। ये सिर्फ सोचने में ही अच्छी चीज़ लग रही है, इन्हें धरातल पर उतारना। क्या आप सोच सकते हो कि कोई अमीर गरीबी सब ऐसे ख़त्म हो जाएगा, सबको बराबर पैसा होगा, कोई काम ही नहीं करेगा? फिर ऐसा सिस्टम जो है वो मेरे हिसाब से लागू नहीं हो पाएगा। ये बात आपको लिख देनी है भाई। कार्ल मार्क्स अपना ख़त्म होता है।